हे गाइस, आज की हमारी ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसमें कि हमारा हीरो पहले तो काफी ज्यादा इनोसेंट और कमजोर सा लड़का होता है। उसे हमेशा दूसरों के द्वारा बुली किया जाता है, लेकिन वो चुपचाप हमेशा इस सब को सहता रहता है। बट एक दिन उसकी एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से रिवेंज लेने के लिए अपने आप को एकदम बैडेस बना लेता है। अब इस सीरीज को पहले पूरा देखना और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे उस सिटी की एक गली में कुछ लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनका एक लीडर अपने एक साथी से कहता है कि हे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं औरतों की चीखों से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान। इधर वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए चीख रही चिल्ला रही होती है। तभी वो आदमी उस लड़की के कपड़ों को फाड़ते हुए उसके मुंह को बंद करते हुए उससे कहता है कि लड़की, तुम्हें यहाँ पर चिल्ला करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग तुम्हें बचा लेंगे? इसी के साथ उसी साइड पे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उस दूसरे लड़के की फ्रेंड कहती है कि क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? क्या ऐसा करने के बाद ये गैंग मेंबर्स हम लोगों को छोड़ देंगे? इसलिए इस सब के बारे में भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से भागो। अभी वो गैंगस्टर उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो उस लड़की के मुंह को बंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे भी मेरे लोग अभी मेरे पीछे लाइन में लगे हुए हैं। इतना कहते हुए वो लोग इवल से स्माइल पास करते हुए हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोई और आ जाता है जिस वजह से वो गैंगस्टर डिस्टर्ब हो जाता है। तभी वहाँ पे हमें एक हाई स्कूल लड़के को दिखाया जाता है जिसे कि उस गैंगस्टर के लोगों ने रोक रखा होता है। उससे कहते हैं कि बच्चे, ये जगह कोई बच्चों को आने की जगह नहीं है, तुम यहाँ पर जख्मी हो जाए इससे पहले भाग जाओ। अब इधर वो गैंगस्टर इतना कह ही पाता है कि तभी वो लड़का बड़ी तेजी से उस गैंगस्टर के पैर पे अटैक कर देता है, जबकि उस गैंगस्टर को कुछ भी समझ नहीं आया होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी वो लड़का उस गैंगस्टर के पेट में एक और जोरदार किक मारते हुए उसे काफी दूर उस बॉस के पास दीवार में फिट कर देता है, जिस वजह से वो बॉस भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी बाकी के बंदे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी वो लड़का दूसरे बंदे के मुंह पे भी अपने घुटने से अटैक कर देता है और उसके मुंह के सारे दांत तोड़ देता है। जो देख करके तो वो गैंगस्टर बॉस और भी ज्यादा घबरा गया होता है और जल्दी से वहाँ से भागते हुए उस लड़के से कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, अब तुम जल्द ही मारे जाओगे। इधर वो लड़की उस हाई स्कूल लड़के को अपने आप को बचाने के लिए उससे शुक्रिया करती है और उससे कुछ आगे कहने ही वाली होती है कि तभी हमें उस लड़के की ओर दिखाया जाता है जो कि एकदम बैडेस्ट तरीके से उस गैंगस्टर बॉस का पीछा करने के लिए उसकी ओर बड़ी तेजी से भागने लगता है। जिसके बाद हमें आगे उस स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है कि वो बॉस अभी भी अपनी जान बचा करके भागते हुए कहता है आखिर वो कमीना हाई स्कूल लड़का, आखिर वो कमीना इतना ज्यादा डरावना कैसे हो सकता है? इसी के साथ जब वो पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो वो और भी ज्यादा घबरा गया होता है। व्हाट द एफ, आखिर उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने उस लड़की को बचा लिया, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इधर तो वो हाई स्कूल लड़का उसके काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, जो देख करके तो वो गैंगस्टर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है जल्दी करो, गेट को जल्दी से खोलो। अभी जैसे ही सामने का गेट खुलता है गैंगस्टर जल्दी से उस घर के अंदर जाने लगता है। तभी उसका चेला कहता है कि बॉस आखिर क्या हुआ, आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? बॉस कहता है जल्दी से अपने सभी लड़कों को बुलाओ। इतना कह करके वो उस गेट के अंदर चला जाता है क्योंकि उसके पीछे से अभी भी हमारा हीरो उसके पीछे दौड़ रहा होता है। तभी वो गेट के सामने आकर के रुक जाता है और वहाँ पे खड़े होकर के अंदर की ओर देखने लगता है। यहाँ पे कि उसके सामने कई सारे गैंगस्टर्स एकदम बैडेस्ट तरीके से हथियार लेकर के उसके सामने हंसते हुए खड़े होते हैं। जबकि उन्हें देख हमारा हीरो अपने चश्मे को उतारता है। देख वो गैंगस्टर हंसते हुए कहता है बच्चे क्या हुआ, आखिर कहाँ गई तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट? तभी हमारा हीरो कहता है कि आज तो सचमुच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा इवल से स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो उन लोगों के पास उस घर में घुस जाता है। फिर हम लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा फाइटिंग की आवाज आने लगती है कि दूसरी ओर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर के ऊपर बैठ गया होता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो कहता है लगता है कि मेरे लोगों ने उस लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया होगा। फिर वो अपने लोगों से कहता है बॉयज, अगर फाइट खत्म हो गई है तो उस लड़के को यहाँ पे अंदर लेकर के आओ। अब वो इतना कही पाता है कि तभी अचानक से उसके ऑफिस का गेट टूटता है, सीधा उस टेबल के ऊपर जाकर के लगता है, जिस वजह से वो बॉस काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी उस गेट के पास हमारा हीरो एकदम बैडेस्ट तरीके से खड़ा होता है। जिसके बाद हमें उसके पीछे उन सभी गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन सभी को हमारे हीरो ने पीट पीट करके ढेर कर दिया होता है। इसी के साथ वो उनके बॉस की ओर बैडेस्ट तरीके से आगे बढ़ने लगता है। वो बॉस घबराते हुए कहता है कि क्या हुआ, आखिर वहाँ पे क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पे आगे मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हो? उसका इतना कहते ही यहाँ पे हमारा हीरो अपने पैर को उसके सामने टेबल पे रखता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे जूते पर पैर रखा था। कह करके वो उस
बॉस के मुंह पर किक मारने लगता है, जबकि वो बॉस घबराते हुए कहता है कि रुको रुको, क्या बस इतना ही, क्या तुम इसी वजह से इतना सब कर रहे हो। इधर तो हमारा हीरो ये सब सुनकर के बिल्कुल भी नहीं रुकता और उस बॉस को काफी ज्यादा पीटने लगता है, जिसके बाद हीरो हम लोगों को बताता है आखिर मैं क्यों इतना सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों मैं इस सब के लिए इतना ज्यादा आगे निकल गया। 1 साल पहले मैं बिल्कुल डिफरेंट था, मैं एक अलग ही पर्सन था। अब इसी के साथ में हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि 1 साल पहले हमें स्कूल को दिखाया जाता है। पे हमें एक लड़के और एक लड़की को बेंच के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। लड़का तो एक न्यूज को पढ़ रहा होता है, तभी उसके साइड वाली लड़की कहती है ओ हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंपनी ने एक साथ मिलकर के स्कूल में होने वाली बुलिंग को रोकने के लिए इस मेथड को निकाला है। इधर हमें उस न्यूज में स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर MMA कंपटीशन को दिखाया जाता है। तभी लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जीतने वाले को इस कंपटीशन में 500 मिलियन मिलेंगे, मगर क्या इससे तो वायलेशन और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। तभी वो लड़की कहती है कि ओ माई कांग हंगयुल मेरे दोस्त, जरा इसके बारे में सोचो, इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए रूल्स के हिसाब से आप कहीं और नहीं लड़ सकते, और तुम्हें नहीं लगता है कि कंट्री के सभी गैंगस्टर्स इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, और इससे क्या हमारा स्कूल भी शांत नहीं हो जाएगा। तो कांग हंगयुल कहता है खैर इसके अलावा छोटा सा डोंग रीजन भी विनर को 10 मिलियन वोन दे रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी है कि हांगशोंग ग्रुप इतने ज्यादा पैसे को खर्च क्यों कर रहा है। तभी हंगयुल की साइड पे वो लड़की पंच मारते हुए कहती है अगर ये कंपटीशन खाली लड़कियों का होता तो मैं इसमें ज्वाइन जरूर करती। हंगयुल भी उस पंच से बचते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मगर सियोंग क्या तुम्हें पहले लड़कियों की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सुन सियोंग चिढ़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस करने की, क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ पिटना चाहते हो जो लड़कियों की तरह एक्ट नहीं करती। ये देख करके तो हंगयुल काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी अचानक से उनकी साइड पे काफी ज्यादा शोर होने लगता है, सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए दूसरी ओर देखने लगते हैं। तभी उन लोगों को देख सियोंग भी कहती है हंगयुल मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्कूल के लड़के अभी टूर्नामेंट के बिल्कुल भी परवाह करते हैं। तभी हंगयुल भी कहता है कि ये क्या, आखिर वहाँ पे इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। सियोंग कहती है कि हाँ क्या तुम सीरियसली ये पूछ रहे हो, इसलिए तो मैंने तुमसे एटलीस्ट काका ओटाकू लेने के लिए बोला था, क्या तुम इतने बड़े इवेंट के बारे में नहीं जानते। हंगयुल तो कहता है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी अचानक से वो सामने की ओर देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की स्कूल में आई होती है। देख सभी लड़के हैरान होते हुए कहते हैं लड़की कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर के आई है, सच में बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इधर सियोंग भी हंगयुल को ये सब बताते हुए कहती है स्कूल के कई सारे लोगों ने उसे अपना बनाने के लिए तो ट्राई भी कर लिया, और उस लड़की ने डायरेक्टली उन सभी को रिजेक्ट कर दिया है। तुम नहीं जानते कि आखिर वो लड़की कितनी ज्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, तक एक गैंगस्टर कुछ दिनों से उसके ऊपर डोरे डाल रहा था, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ उससे यही कहा कि भाड़ में जाओ। उस लड़की के अंदर डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वैसे तो वो लड़की इन मामलों में कुछ मेरी ही तरह है। हंगयुल तो अपने सामने देख काफी ज्यादा ब्लश करते हुए हैरान हो गया होता है, जो देख सियोंग भी कहती है कि इडियट आखिर तेरे फेस को क्या हुआ, तो उस लड़की के सपने देखना बंद कर, क्योंकि उस जैसी लड़की तो तुझ जैसे नॉर्मल लड़के को कभी देखेगी भी नहीं। वो लड़की ली हारियू तो हंगयुल के सामने आकर के ही खड़ी हो गई होती है, जो देख करके तो सियोंग भी थोड़ी हैरान हो गई होती है, जबकि हंगयुल तो उसे अपने इतने ज्यादा करीब देख काफी ज्यादा घबरा गया होता है। हंगयुल हड़बड़ाते हुए उससे माफी मांगता है, फिर कहता है कि नहीं मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ, आखिर मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। फिर इसी के साथ में वो अपने मन में कहता है बेवकूफ, आखिर मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैंने इसके साथ बातचीत क्यों स्टार्ट की। तभी हारियू तो फ्रेंडशिप के लिए हंगयुल की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, स्माइल करते हुए उससे कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम भी आज स्कूल लेने के लिए आई हो, तो फिर प्लीज अब से तुम मेरा ख्याल रखना। कह करके हारियू हंगयुल के साथ हैंडशेक करती है, जबकि हंगयुल और सियोंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी हमारा हीरो हंगयुल हमें बताता है कि उस दिन से मेरी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, उस पॉइंट से जब मैंने उस लड़की के साथ हाथ मिलाया था। तो अब इसी के साइड में हमें साइड पर उस गैंगस्टर लड़के को भी दिखाया जाता है, जो कि हारियू को पटाने के लिए इतने दिनों से ट्राई कर रहा था। तो ये सब देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, कहता है कि लड़के मैं तेरी जिंदगी को हेल बना दूंगा। इसी के साथ में अगला सीन हमें हंगयुल के क्लास का दिखाया जाता है, कि हंगयुल अपने टेबल पे बैठ करके खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी साइड पे कोई लड़का आता है और उससे कहता है हंगयुल माफ करना, मगर क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। इसी के साथ फिर वो हंगयुल से कहता है मैं दोपहर को उन लोगों के लिए खाना खरीदता हूँ जो अपने लिए खाना नहीं ला सकते, मगर आज मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पैर इंजर्ड हो गया है। मेरा नाम टाइशिक है, क्या तुम पहले मेरे बारे में जानते हो। तो हंगयुल उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे इस स्कूल में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। टाइशिक भी कहता है कि थैंक गॉड तुम मेरे बारे में नहीं जानते। ये सुनकर के तो हंगयुल थोड़ा हैरान हो गया होता है। टाइशिक तभी उसे एक पर्चा पकड़ाते हुए उससे कहता है ये वो चीजें हैं जो मैं उन बच्चों के लिए खरीदता हूँ, लेकिन आज मैं इंजर्ड हूँ इसीलिए वो लोग खाना नहीं खा सकते, मगर क्या तुम मेरे लिए सिर्फ आज के लिए ये कर सकते हो। तो ये सुन हंगयुल भी उस पर्चे को ले लेता है और उसे देखता है, कि कुछ भी नहीं कहता। तो देख करके टाइशिक दुखी होते हुए कहता है कि तुम नहीं कर सकते ना। तो हंगयुल कहता है कि नहीं नहीं टाइशिक, आज के लिए तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ ना। कहकर के हंगयुल वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टाइशिक भी पहले उसका शुक्रिया करता है और उसे वहाँ से जाते हुए खड़े होकर के देख रहा होता है। इसके बाद हमें टाइशिक की ओर दिखाया जाता है, जैसे देख करके
इससे ये क्लियर ही पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जरूर ही कोई गड़बड़ है। इसके बाद अगले सीन में हमें उस शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हानियुल ने सब कुछ खरीद लिया होता है। शोंग भी उसे वहाँ से जाता हुआ देख रही होती है और उसे रोकने के लिए आवाज लगा रही होती है। हानियुल तो वहाँ से तेजी से जा रहा होता है। शोंग कहती है कि हे आखिर तुम जल्दबाजी में ऐसे कहाँ जा रहे हो। हानियुल कहता है कि ओ शोंग, मेरा क्लासमेट टाइशिंग जख्मी है, इसलिए मैं उसकी जगह पर उसके फ्रेंड्स को ये खाना डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। तुम बस थोड़ा रुकना, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूँ। टाइशिंग का नाम सुनकर तो शोंग थोड़ा हैरान हो गई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानियुल उस पर्चे के ऊपर लिखी हुई क्लास के सामने आ गया होता है। हानियुल उस क्लास को देख कहता है कि टाइशिंग ये सब करता है, वो जरूर एक बेहद ही अच्छा लड़का है। इतना कहने के साथ ही हानियुल उस क्लास में आते हुए कहता है कि डाइचुन कौन है। उनको डाइचुन का नाम लेते हुए सुनकर के तो उस क्लास के सभी लड़के काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उन लोगों के फेस को देख करके तो हानियुल भी कहता है कि क्या मैं कोई गलत क्लास में आ गया। मगर तभी अचानक से वो गैंगस्टर लड़का डाइचुन हानियुल के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। इवल सी स्माइल में हंसते हुए कहता है कि ओह तो तुम आ ही गए। ये बात सुनकर के तो हानियुल काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी टाइचुन इविल सी स्माइल हंसते हुए उससे कहता है तुमने यहाँ आने से पहले क्या डाइचुन के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। उस बच्चे टाइशिंग ने तो ये तो सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझे इसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ सीन चेंज होकर के हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि हानियुल उदास होकर के अकेला बैठा होता है। शोंग आते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो। हानियुल भी यहाँ पे अपने पास शोंग को देखता है। तभी शोंग उसके पास बैठ करके कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ गलत चल रहा है। अगर तुम्हें किसी ने बुली किया हो तो हानियुल तुम मुझे बता सकते हो, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी। हानियुल कहता है कि शोंग मेरी परवाह करना बंद करो और यहाँ से जाओ। शोंग भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है हानियुल तुमने हमेशा मेरे कहे बिना ही मेरी मदद की है, अब तुम मुझसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। हानियुल कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारी मदद कब की। कहती है क्या तुम सेकंड ग्रेड वाले टाइम पे हान रिवर के बारे में भूल गए। तो हानियुल कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। तो शोंग बताती है कि उस दिन जब मैं नदी में डूब रही थी तब तुमने भी मेरे पीछे मुझे बचाने के लिए रिवर में छलांग लगा दी। इसके बाद फिर शोंग हंसते हुए कहती है मगर क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है एक पर्सन को अपने साथ नदी से बाहर निकाल पाना जबकि तुम पे स्विमिंग भी नहीं आती। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस दिन नदी में सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से तुम भी मेरे पीछे नदी में कूद गए और मुझे बचाने के लिए शोर मचाने लगे। हानियुल भी कहता है कि रुको, इससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने सुसाइड क्यों कर रही थी। शोंग उसे बताती है कि मेरे फादर बेहद ही ज्यादा ड्रिंक करते थे और नशे में मुझे और मेरी माँ को पीटा करते थे, लेकिन मैं तब तो ये सब किसी भी तरीके से सह लिया करती थी। लेकिन उस दिन एक आदमी ने मेरे फादर को बुलाया। इतना कहने के बाद फिर शोंग चुप हो जाती है। फिर वो प्यारी से स्माइल करते हुए कहती है खैर जो भी हो, मैं मेरी मदर के लिए ये सब सहती रही, लेकिन वो टाइम एक सेकंड ग्रेड मिडिल स्कूल की लड़की के लिए काफी ज्यादा हार्ड था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रिवर से बाहर निकलते ही तुमने सबसे पहले मुझसे क्या कहा था। तभी हमें फिर से उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि शोंग हानियुल को रिवर से बाहर निकलती है। हानियुल उससे कहता है कि तुम ऐसी जगह पर रिवर में नहीं जाना चाहिए, ये पानी बेहद ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इतना कहकर के फिर शोंग जोरों से हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं उस टाइम पे कितनी ज्यादा हंसी थी, लेकिन उस टाइम पे इस तरीके से हंसने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैं फिर से जीना चाहती हूँ। हानियुल तुम्हारे रिवर में मुझे बचाने के लिए जंप करने से पहले मैं लड़कों को पूरी तरीके से हेट किया करती थी, लेकिन उस घटना के बाद से मुझे लगा कि मैं लड़कों पर थोड़ा विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन हानियुल जब तुम स्विम करना ही नहीं जानते थे तो फिर आखिर तुमने मेरे पीछे पीछे रिवर में जंप क्यों लगा दिया। तो हानियुल कहता है कि कोई मेरे सामने ही नदी में जाकर के मर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने डायरेक्ट पानी में जंप लगा दी। तभी शोंग हंसते हुए कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। हानियुल भी चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। शोंग भी कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम चिंता मत करो। एक साथ यहाँ पे हमारा सीन फिर से स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे कि हानियुल उसी क्लास में आया होता है जहाँ पे कि उसके सामने डाइचुन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है। हानियुल अपने हाथ में खाने का बैग लेते हुए उससे कहता है मुझे माफ करना डाइचुन, तुमने जो ब्रेड मंगाए थे वो पहले ही बिक चुके थे। डाइचुन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो टाइशिक की गलती है जिसने कि अपने फ्रेंड को ढंग से नहीं समझाया था। मैंने सही कहा ना टाइशिक। टाइशिक भी घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आगे से और ज्यादा ख्याल रखूंगा। डाइचुन कहता है कि भले ही ये पहली मिस्टेक है, लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, हमें इसके लिए एक सही एग्जाम्पल छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर के डाइचुन हानियुल की ओर देखता है। टाइशिक से कहता है कि टाइशिक जाओ और जाकर के उसे पीटो, फिर तुम फिर से ब्रेड लाने वाला बन सकते हो। टाइशिक तो ये सब सुनकर के काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन अब जबकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, वो ना चाहते हुए जल्दी से भागते हुए हानियुल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टाइशिक को नीचे गिर करके बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये सब देख करके सभी बुलीज हंसते हुए कहते हैं कि टाइशिक तुम तो इस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, जल्दी से कोई इन लोगों की फाइट को रिकॉर्ड करो। इधर तभी दूसरी ओर अचानक से कोई इस क्लास में आ जाता है। टाइचुन भी उसे वहाँ पे देख लेता है और कहता है टाइशिक थोड़ा आराम से, हमारी एल्फ लेडी भी अपने फ्रेंड को पिटता हुआ देख रही है। हमें वहाँ पे उस क्लास के गेट पर हारियू को भी खड़ा होते हुए दिखाया जाता है कि वहाँ पे शांत खड़ी हानियुल को पिटता हुआ देख रही होती है। इधर हारियू को वहाँ पे देख हानियुल भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें शोंग के फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे
कि वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरे सुसाइड कमिट करने का रीजन ये था कि मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती, लेकिन अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो रीजन नहीं था। इधर हमें फिर से डाइचुन की ओर दिखाया जाता है जो कि हानिल को सुसाइड कमिट करवाने के लिए उससे कहता है तुम जो काम करने वाले हो वो एक सीक्रेट है, तो इसलिए बाकी के लोगों को इस बारे में पता चलना नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि पनिशमेंट तुम्हारा इंतजार कर रही है तो ये कितना ज्यादा मजेदार है। वैसे तुम्हारी यंगर सिस्टर भी काफी ज्यादा प्रिटी और हॉट है ना। इधर ये सब सुनकर के हानिल भी अपने मन में कहता है कि लोगों का सुसाइड चूज करने का रीजन ये होता है कि प्रोबेबली तौर पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो लोग उस रास्ते को चुनते हैं जिसके के ऊपर अब उन्हें और ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट अभी फिलहाल तो मुझे यही फील हो रहा है। इतना कहकर के हमें हानिल को दिखाया जाता है जो सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक ऊंची जगह पर आ गया होता है और इस सब चीज के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर जब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक हाथ आता है। तभी हानिल डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जरूर से तुम्हारे लिए पैसे लेकर के आऊंगा। अगर इधर हमें हानिल के पीछे श्योंग को दिखाया जाता है क्योंकि हानिल से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हानिल कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि श्योंग उसे देख कहती है कि तुम आखिर कब से ऐसे हो गए। हानिल भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे अभी के अभी यहाँ पे अकेला छोड़ दो। इधर श्योंग तो हानिल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन हानिल उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरी परवाह करने के लिए प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम दूसरों के समस्या में खुद को शामिल करते हो तो वो चीज बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है, इसलिए मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मैं खुद को मार डालूंगा। तो ये सुनकर के श्योंग उससे चिल्लाते हुए कहती है हाँ अपने आप को मार डालो बुज़दिल, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कभी तुम्हें अपना फ्रेंड कहा करती थी। इसके साथ अगला सीन नेक्स्ट डे हमें स्कूल का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि हानिल अपनी ही क्लास में बैठा होता है, जबकि उससे अलग सभी लड़के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर हानिल तो सबसे अलग बैठ करके अपना खाना खा रहा होता है, मगर तभी अचानक से कोई उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारता है। इस वजह से तो हानिल का चेहरा उसके लंच में जाकर के लगता है। तभी हमें डाइचुन के ही एक और साथी को दिखाया जाता है जो कि हानिल को इसी तरह परेशान करते हुए उससे कहता है ओ मुझे माफ कर देना, दरअसल बात ऐसी है तुम्हारे सिर पर एक मक्खी बैठी थी। हानिल तो ये सुन उस बुली की बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उससे कहता है कि कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तभी वो बुली हंसते हुए हानिल को एक और थप्पड़ मार देता है। इस वजह से हानिल का चेहरा फिर से उसके लंच में जाकर गिरता है। वो बुली फिर से हंसते हुए उससे कहता है दरअसल बात ऐसी है कि वो मक्खी फिर से तुम्हारे ऊपर बैठ गई थी। मगर तभी वहाँ पे हानिल के क्लास में डाइचुन भी आ जाता है जो कि हानिल से कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और देखो जरा दोस्तों के साथ फन करना कितना ज्यादा मजेदार है। कहकर के डाइचुन भी हानिल की सीट के पास आ जाता है और उससे कहता है कि रुको जरा तुम्हारे ऊपर एक और मक्खी है। कहकर के वो भी हंसते हुए हानिल के सिर पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई बड़ी तेजी से आकर के डाइचुन के हाथ को रोक लेता है। जबकि इधर हानिल तो अपने आप को बचता हुआ देख करके वो भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि डाइचुन का हाथ रोकने वाली श्योंग होती है। श्योंग डाइचुन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने से ज्यादा वीक इंसान को परेशान करके कुछ पालोगे। डाइचुन तो ईवल से स्माइल करते हुए श्योंग को ही देख रहा होता है। इसके बाद फिर वो श्योंग के स्कर्ट की ओर अपना दूसरा हाथ बढ़ाने लगता है। देख करके तो श्योंग काफी ज्यादा घबरा गई होती है। जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए डाइचुन का हाथ छोड़ते हुए पीछे की ओर हटती है और उससे कहती है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डाइचुन हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर अब तुम ये सब कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहती। श्योंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने आप को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड क्यों ना करो, तुम लोग यहाँ सबसे बड़े बेवकूफ लगते हो और अगर तुम अभी भी लोगों को इसी तरह परेशान करते रहोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। इसलिए मैं तुम लोगों को सलाह देती हूँ कि अब तुम लोग ये करना बंद कर दो। श्योंग की ये बात सुनकर के तो डाइचुन का दोस्त गुस्सा होते हुए कहता है तुम साइको बिच, तुम पुलिस को कॉल करोगे, लेकिन चलो फिर देखते हैं कि आखिर यहाँ पे पहले कौन मरेगा। इतना कहकर के वो श्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि कमीनी कुटिया तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारा मुंह शांत कराई देता हूँ। इतना कहकर के वो श्योंग के ऊपर थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी डाइचुन उसे रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, दोस्तों के बीच में ये सब नहीं किया जाता है। डाइचुन की ये बात सुनकर तो वो बुली हैरान होते हुए कहता है कि मगर लेकिन क्यों। तो डाइचुन ईवल सी स्माइल देते हुए कहता है कि क्योंकि स्कूल खत्म हो गया है। इतना कहकर के डाइचुन उस बुली को अपने साथ ले जा करके वहाँ से चला जाता है, मगर वो बुली बाहर डाइचुन से पूछता है कि आखिर तुम उस कमीनी कुतिया को इस तरीके से छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। इधर डाइचुन तो उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। इसी के साथ फिर वो ईवल तरीके से हंसते हुए कहता है क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा
भूख लग रही है। तो अब इसी के साथ में हमें कुछ देर बाद स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि हानियो और श्योंग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। मगर हानियो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करो, प्लीज मेरी केयर करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तो श्योंग तो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी परवाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे उस रिवर से बचाया था उस दिन से मेरे फादर ने मुझे टच करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से, जिसका कि मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुमने मेरी परवाह की और इसीलिए मैं तुम्हारी वजह से अब तक जीती आ रही हूँ। मेरे लिए तुम मेरे एक ऐसे फादर की तरह हो जो मेरे पास कभी भी नहीं था, और तुम्हारे कारण ही मैं अब लोगों से बातचीत कर पाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी हर उस चीज में साथ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। इसलिए तुम कम से कम मेरे ऊपर डिपेंड करो और उन लोगों के हाथों इस तरीके से बिल्कुल भी बुली मत हो। इधर हानियुल तो श्योंग की ये सारी बातें सुनकर के कहता है कि फिर आखिर मैं क्या करूँ। इसी के साथ फिर वो श्योंग की ओर मुड़ते हुए कहता है कि वो लोग तो मेरी छोटी बहन का नाम लेकर के भी मुझे धमका रहे हैं, तो फिर आखिर मैं क्या करूं, और अगर मैं ये सब सहन कर लूं तो ये सब ठीक रहेगा। इसलिए तुम्हें भी अपने आप को खतरे में डालना बंद कर लेना चाहिए। इतना कहकर के जब हानियुल पीछे की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि श्योंग वहाँ से गायब हो गई होती है। तभी वो उस स्ट्रीट की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई। मगर तभी वो काफी ज्यादा घबराते हुए श्योंग को इधर उधर देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी अगला सीन हमें एक कंस्ट्रक्शन साइड पे बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके कि एक कोने में कई सारे लोग श्योंग को उठा करके ले आए होते हैं, जबकि श्योंग उन लोगों से घबराते हुए कह रही होती है कि मुझे जाने दो, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। मगर तभी डाइचुन हंसते हुए उससे कहता है तब तो तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, मगर क्या तब तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। तभी वो अपने कुछ साथियों से कहता है हे जल्दी से इसके हाथ पैरों को पकड़ो। इसी के साथ वो सभी लोग श्योंग के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं। श्योंग अभी भी घबराते हुए उन लोगों से कह रही होती कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्या तुम अभी भी अपने आप को एक ह्यूमन कह रही हो। जब श्योंग ये सब कहते हुए और भी ज्यादा चिल्ला रही होती है, डाइचुन गुस्सा होते हुए कहता है कि गॉड डैम इट, ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है, जल्दी से अपना सॉक्स उतार करके मुझे दो। इधर डाइचुन की ये बात सुनकर के वो लड़का भी अपना सॉक्स उतार करके उसे देने लगता है, मगर डाइचुन जैसे ही उस सॉक्स को लेकर के सूंघता है तो वो उस लड़के से कहता है कि कमीने, क्या तू कभी भी अपने पैर नहीं धोता क्या। इसी के साथ फिर वो श्योंग से कहता है कि अगर तुम अब तक शांत बैठी होती तो हम लोग अभी तक काफी ज्यादा मजे कर रहे होते। इतना कहकर के डाइचुन फिर जबरदस्ती श्योंग के मुंह को उस सॉक्स से बंद कर देता है। तभी फिर वो सभी लोग श्योंग को जबरदस्ती करके चाटने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे हानियुल आते हुए उन्हें रोकने के लिए कहता है और चिल्लाते हुए उन लोगों के ऊपर बैट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक से एक और डंडा पीछे से आकर के सीधे हानियुल के सिर पे जाकर के लगता है, जो कि हानियुल को तंग करने वाले उसी बुली ने मारा होता है। इधर सिर पे डंडा लगने की वजह से हानियुल को तो कुछ भी समझ नहीं आता, वो सीधा नीचे जमीन पे जाकर के काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देख करके तो श्योंग भी हानियुल के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाती है, जबकि इधर हानियुल भी श्योंग को बचाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। जबकि डाइचुन ये सब देख काफी ज्यादा मजे लेते हुए कहता है कि ये सचमुच में बेहद ही ज्यादा कूल है। जबकि इधर हानियुल तो श्योंग के लिए परेशान होते हुए डाइचुन से कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब तो किया, फिर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो ये सुन डाइचुन चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके का सवाल है, क्योंकि लेकिन फिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं किसी चीज को खाना चाहता हूँ तो मैं उसे क्यों नहीं खा सकता। अभी हानियुल भी रोते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। इधर डाइचुन हानियुल की बात इग्नोर करते हुए श्योंग की ओर फिर से आगे बढ़ने लगता है, जबकि श्योंग भी ये देख घबराते हुए कहती है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर डाइचुन उसकी एक बात नहीं सुनता और सॉक्स को उठाते हुए कहता है कि देखो जरा इस स्विच को, क्या तुम्हें पता भी है इसको अपने हाथ में लेना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुमने इसे अपने मुंह से निकाल दिया। इतना कह करके डाइचुन श्योंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। देख करके तो हानियुल फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, मगर तभी वो दूसरा बुली अपने सॉक्स से हानियुल के मुंह को भी बंद कर देता है। तभी ये देख करके डाइचुन भी खुश होते हुए कहता है हाँ उसे अच्छी तरीके से पकड़े रखो, उसे एक भी सिंगल मूवमेंट मिस नहीं करना चाहिए। इतना कह करके डाइचुन श्योंग के स्कर्ट में अपना हाथ डाल करके उसकी पैंटीज को उतार देता है और फिर जबरदस्ती उसका रेप करने लगता है, जबकि हानियुल सिर्फ उन्हें रोकने के लिए कहता रह जाता है। डाइचुन फिर भी श्योंग के साथ जबरदस्ती करता रहता है, जो देख करके हानियुल भी पूरी तरीके से टूट गया होता है। मगर फिलहाल हम हमारी ये वाली सीरीज के इस पार्ट का यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। हमारा हीरो उन लोगों से बदला लेने के लिए धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसलिए आगे की कहानी देखने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
तो अब इस पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें हानियुल के फ्लैशबैक को दिखाते हुए बताया जाता है कि क्यों तुम लोगों को बुली किया जाता है। जो बच्चे औरों की तरह सोशली स्किल्ड नहीं होते हैं, बच्चे जो दूसरों से अलग दिखते हैं, वो बच्चे जिनकी की सिचुएशन उनसे अलग होती है, और जब किसी के पास वो सब कुछ हो जो वो चाहता है या फिर कुछ भी ना हो, तो उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे की बुली किया जाता है। और यही मेरी सिचुएशन है। मैं सिर्फ एक इडियट हूँ, एक बेवकूफ और कमजोर सा लड़का, मगर अब मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। मगर फिर भी अगर मैं स्ट्रॉन्गर बनना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉन्गर बनने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो फाइटिंग के एफ का भी नहीं पता, और एकमात्र तरीका जो मैंने सोचा था वो तो सिर्फ एक बचपना था। लेकिन इसी के साथ हमें हानियुल को किक बॉक्सिंग जिम में दिखाया जाता है कि उस जिम का इंस्ट्रक्टर हानियुल से कहता है कि हमें माफ करना, मगर हमारी जिम की भर्ती अब पूरी हो चुकी है। तभी हानियुल भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि नो मैटर अब मैं कहीं भी जाऊँ, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं एक कीड़ा बन गया हूँ और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इधर ये सब कहते हुए हानियुल अपनी साइड की तरफ देखता है। उसके सामने दो लड़के एक शराबी को तंग कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो सही इस आदमी को, इसने अपना वॉलेट कितना ज्यादा टाइटली पकड़ रखा है। जबकि इधर हानियुल की ओर दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में पत्थर उठाते हुए और उन लोगों को मारने के लिए उनकी ओर भागते हुए कहता है मैं इन जैसे हर एक आदमी को मार डालूंगा। ये सब कहते हुए जब हानियुल पत्थर लेकर के उन्हें मारने के लिए उनके करीब आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसका पैर नीचे पड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो उन लोगों तक पहुंचने से पहले ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। जबकि वो दोनों लोग उसे देख कहते हैं कि आखिर ये कमीना बच्चा यहाँ पे क्या करने की सोच रहा था, और फिर वो गुस्से में हानियुल को किक मारते हुए कहता है कमीने बच्चे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जबकि हानियुल भी घबराते हुए कहता है कि तो ये साबित हो गया कि मुझ जैसा कभी कुछ नहीं कर सकता। हानियुल के इतना कहते ही अचानक से कोई बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आता है, और हानियुल के किक लगने से पहले ही वो उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि ली हारियो होती है। ली हारियो ने जब उस बंदे को किक मारी होती है तो ये देख करके तो हानियुल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हारियो की एक ही किक में वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जबकि दूसरा बंदा हारियो के ऊपर बोतल से अटैक करते हुए उससे कहता है कमीने विच, क्या तू मरना चाहती है। इधर हारियो तो बड़ी आसानी से उस बोतल के अटैक को डॉच कर लेती है और उस बोतल को अपने एक हाथ से पकड़ करके उस बंदे से छीन करके उसके गले को पकड़ लेती है, और फिर साथ ही उसे पकड़ने के बाद वो उसे पूरा उल्टा घुमा करके नीचे जमीन पे पटक देती है, जिससे कि वो बंदा भी हारियो के सिर्फ एक ही अटैक से ढेर हो गया होता है, जो देख करके हानियुल का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। जबकि हारियो दोनों बंदों को बुरी तरीके से पीटने के बाद उस दारूबाज आदमी की ओर बढ़ती है। तभी हानियुल हारियो को आवाज लगाता है, उससे पहले ही हारियो उस आदमी को उठाते उससे कहती है हे अंकल, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी जगहों पर मत सोया करो, आखिर कब तक आप अपनी जवान भतीजी से ये सब करवाते रहेंगे। इतना कह करके हारियो उस अंकल को उठा करके वहाँ से ले जाने लगती है। जबकि पीछे खड़ा हानियुल तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर एक लड़की ये सब कैसे कर सकती है। कह करके हानियुल हारियो को आवाज लगाता है, जबकि हारियो तो अपने अंकल से कहती है कि अंकल आप बेहद ही ज्यादा भारी होते जा रहे हैं और अगली बार से मैं आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली। जबकि इधर हारियो को अपने आप को इस तरीके से इग्नोर करता हुआ देख हानियुल दुखी होते हुए कहता है कि आखिर वो मेरे जैसे किसी की परवाह क्यों ही करेगी। मगर तभी हारियो से आवाज लगाते हुए कहती है कि हे आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ खड़े ही मत हो, यहाँ पे आकर के मेरी मदद करो। हारियो की ये बात सुनकर तो हानियुल कुछ देर के लिए तो हैरान हो गया होता है, जिसके बाद वो उसकी मदद करते हुए उस अंकल को उसके पीछे पीछे ले जाने लगता है। इसी तरह कुछ देर चलते चलते हानियुल अपने मन में कहता है कि मेरे पास उससे पूछने के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब मेरे सिर में है। तभी हारियो उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मुझ जैसी एक कमजोर सी लड़की ने आखिर उन लोगों को कैसे हरा दिया। तो हानियुल भी हैरान होते हुए कहता है कि हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ। तभी हारियो भी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है कि थैंक्स टू यू। तो ये सुनकर तो हारियो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हारियो कहती है कि शुरू से ही मेरी बॉडी में कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा इस तरीके का हंगामा होने के कारण उन्होंने कभी भी मेरी सिचुएशन का अनुमान नहीं लगाया। इवन कि फिर चाहे कोई मेल ही क्यों ना हो, अगर कोई अनगार्डेड होता है तो मैं अपनी लड़की की पावर से ही उन लोगों को अपने सामने झुका सकती हूँ। ऐसी 3 जगहें होती हैं जो कि लड़ाई के समय सचमुच में काफी ज्यादा घातक होती हैं, लेकिन उन पर अटैक कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन बड़ी ही आसानी से की जा सकती है, जिसमें कि पहली आंखें, दूसरी ग्रोइंस और जबड़ा। हालांकि जबड़ा देखने में तो कठोर लग सकता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे कि बाहर निकालना आसान होता है, क्योंकि बहुत सारी नसें वहाँ से होकर के गुजरती है, और अगर तुम किसी को अनगार्ड देखते हो, उस जगह पर हिट करते हो, तो तुम उस व्यक्ति को अपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा सकते हो। और जब उस दूसरे ने पहले को नीचे गिरते हुआ देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और गुस्से में अपनी पूरी ताकत के साथ बोतल लेकर के मेरी ओर आया। तो मैंने उसकी उसी ताकत का इस्तेमाल उसे काउंटर करने में किया, और जिस स्पीड के साथ वो मेरी ओर आ रहा था तो मुझे बस उसे थोड़ा सा बेंड करना था, जिससे कि मैं उसे इस तरीके से ढेर करने में कामयाब हो पाई। हारियो की ये सारी बातें सुनने के बाद हानियुल भी हैरान होते हुए कहता है कि तो ये सब हुआ था। तभी हारियो कहती है कि
अगर तुम ये सोच रहे हो ये सब करने के लिए आखिर मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके का कैसे बना लिया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक टीचर है जिसने कि मेरी बॉडी को ये सब करने में ट्रेन किया, तब से जब से मैं कमजोर थी। हानिल उससे पूछता है कि आखिर फिर वो कौन है, मगर इसी के साथ में फिर हमें उस अंकल के घर पे उस अंकल को दिखाया जाता है। इसे आराम से लेटाने के बाद हारियो हानिल से कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो टीचर मेरे ये अंकल है। जबकि हानिल को तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और तभी हारियो कहती है खैर अब जब वो ऐसे बन गए हैं तो अब हमारी जिम जल्द ही बंद हो जाएगी। और वो बात अलग है कि इन्होंने अपनी सिखाने की सारी इच्छा को दूर कर दिया है। तो ये सुनकर के तो हानिल की आखिरी होप भी टूट गई होती है, जिस वजह से वो दुखी होकर के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने सिर को झुका करके उस अंकल के सामने झुक जाता है। जो देख करके तो हारियो भी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम इस तरीके से अपने घुंडों के बल क्यों बैठ गए हो। तभी हानिल अंकल से कहता है प्लीज टीचर मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे लेना नहीं चाहता। मैं उन कमीनों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, लेकिन मुझ जैसा कमजोर सा लड़का ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे सिखाइए। इधर तो हारियो की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो अंकल नशे में नींद में होते हुए कहता है कि हे शोर करना बंद करो। तो ये सुनकर तो हारियो एकदम दुखी होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मुझ जैसा पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। हानिल को इतना कहते ही वो अंकल एकदम से जाग करके बैठ जाते हैं और एकदम सीरियस तरीके से हानिल को देखते हैं। फिर वो उठ करके खड़े हो जाते हैं और हानिल से कहते हैं कि अब से ये सब नहीं होने वाला। ये सुनकर तो हानिल भी हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कह करके फिर वो अंकल को शुक्रिया करता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि अंकल अभी भी बैठ करके अपने आराम से दारू पी रहे होते हैं। हानिल एक पेपर को लेते हुए उनसे कहता है कि क्या मुझे यहीं पर स्टैंप लगानी है। और फिर हानिल उस पेपर को पढ़ते हुए कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ भी हो जाए मुझे आपकी सारी कमांड्स माननी है और जो भी आप फीस डिमांड करेंगे मुझे वो पे करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि मैं आपसे जो भी फाइटिंग स्किल्स को सीखूंगा उनका इस्तेमाल करते हुए मैं फाइट्स में जितने भी पैसा जीतूंगा उसका 8/2 मुझे शेयर करना है। इसका क्या मतलब है। तो अंकल कहते हैं कि ओ ऑफ कोर्स उसका 8वां हिस्सा मुझे मिलेगा और सिर्फ 2वां हिस्सा तुम्हें। इतना कहने के बाद फिर वो अंकल कहते हैं अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो तुम ये करना छोड़ सकते हो। तो ये सुन हानिल भी अपने मन में कहता है खैर मैं फाइट्स लड़ते हुए पैसा तो बिल्कुल भी नहीं कमाऊंगा और मेरे पास लड़ाई छोड़ने का कोई कारण भी नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊँ, बस इतना ही। और उसके लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो भी कुछ मुझे करना पड़े। इतना कहकर के हानिल उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। क्योंकि ये देख अंकल भी हल्की से स्माइल करते हुए हानिल को ही देख रहा होता है कि हानिल उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उस अंकल को दे देता है। अंकल भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हानिल का हाथों से बड़ी तेजी से छीन लेते हैं। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाते हुए कहते हैं कि हे तुम यहाँ पर आ रहे हो, मैंने सही कहा ना, पास कोई है जैसे कि तुम जितना चाहे उतना अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। जबकि अंकल की ये बात सुन हानिल भी अपने मन में कहता है लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद वो लोग वहीं पे कुछ देर बैठे रहते हैं। हानिल उन अंकल से कहता है कि क्या वो पर्सन मैं हूँ जिसके के बारे में आप अभी कह रहे थे, जैसे कि इसकी भी परवाह नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तभी अंकल हानिल से कहते हैं कि अभी फिलहाल अपने इस चश्मे को उतार दो। हानिल भी उनकी ये बात सुनकर के अपने चश्मे को उतार देता है और फिर उनसे कहता है कि आखिर आपने मेरे चश्मे को क्यों उतरवाया है। तो अंकल खांसते हुए कहते हैं कि क्योंकि तुम अपने चश्मों के साथ नहीं पिट सकते। तो ये सुन हानिल भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या आप ये सब क्या कह रहे हैं। अंकल हंसते हुए कहते हैं कि वो जल्द ही आने वाला है और तुम्हें इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। तभी हानिल भी उनसे पूछता है कि आखिर कौन यहाँ पे आने वाला है। अभी से मैं अंकल को आगे से मास्टर कहने वाला हूँ। मास्टर हानिल से कहते हैं कि क्या तुम्हें ग्रेटेस्ट मिक्स्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट के बारे में पता है। हानिल भी कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। तो मास्टर कहते हैं कि जिस पर्सन के दिमाग में ये आइडिया आया है वो ही पर्सन यहाँ पे आने वाला है। साथ मास्टर के कमरे का गेट खुलता है। तभी मास्टर भी कहते हैं कि लो वो आ ही गया। क्योंकि तभी हानिल भी उसे देख कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, जिसके बाद अगला सीन हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का दिखाया जाता है कि टॉप पर एक आदमी अपने ऑफिस में खड़ा होता है। तभी वो आदमी अपने पीछे खड़े एक बंदे से पूछता है गैंगलियन हाल ही में कैसा है। इसी के साथ में हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है वो हानसुंग ग्रुप का चेयरमैन होता है, चेयरमैन गैंग डूजियो। और ये वही हानसुंग ग्रुप है जो कि इस टूर्नामेंट को करवाने वाले हैं। हमें उस चेयरमैन के पीछे वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि यस चेयरमैन आपके ऑफिशियली टूर्नामेंट को अनाउंस करने के बाद से वो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि जैसा कि आप चाहते हैं ये टूर्नामेंट उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो चेयरमैन भी कहते हैं कि क्यों तुम्हें लगता है वो लड़का गैंगलियन स्ट्रॉन्गर लड़कों को देखता है
तो उन पर अटैक करने लगता है। तो पीछे वाला बंदा कहता है कि अगर मैं हिम्मत करके अपनी बात कह सकूं तो मेरा मानना है कि यंग मास्टर ने अपनी एग्जिस्टेंस की मीनिंग को खोजने की कोशिश वहाँ की होगी जहाँ हर कोई अलाइट है। उनके पास एकमात्र टैलेंट है जो कि है फाइटिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट का तलाक। वो आगे कहीं पता है कि तभी चेयरमैन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, अब जब मेरे बेटे के तलाक के बाद से मैंने इसके बारे में सुना है तो मुझे लगता है कि इस सब की वजह से मेरे ग्रैंडसन ने जो कुछ भी सहा, तो इस सब को भूलने के लिए उसने हिंसा, वायलेशन का सहारा लिया। आगे फिर चेयरमैन कहते हैं, इसके अलावा क्या तुम्हें गैंगलियन का सामना करने के लिए कोई स्ट्रॉन्गर मिल गया है? तुम्हें नहीं लगता है कि वो इसीलिए इधर उधर किसी को ढूंढ रहा है क्योंकि तुम अब तक उसके साथ स्पेयर फाइट करने के लिए ढूंढ नहीं पाए हो? वो आदमी कहता है कि हाँ, हमें कोई मिल गया है जिसने कि खुद से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये सुनकर तो फिर चेयरमैन भी पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। इसी के साथ सीन चेंज होकर के हमें वापस से मास्टर के घर का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़का हानिउल से कहता है कि जल्दी करो और खड़े हो जाओ। अभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस चेयरमैन का ही ग्रैंडसन गैंग लियान होता है। अब गैंग लियान मास्टर से कहता है, ये तो सिर्फ मेरे एक ही हिट में नीचे गिर गया, आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मास्टर कहते हैं कि अभी के लिए तुम इसे अपनी ग्रीटिंग्स समझो, लेकिन वो अभी इसलिए बेहोश नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसे एक बार हिट किया। गैंग लियान भी ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मास्टर उसे बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन इस बच्चे ने ना तो कुछ दिनों से ठीक से खाना खाया है और ना ही ठीक से सोया है, लेकिन ये अभी तुम्हारी वजह से नॉकआउट नहीं हुआ है, बल्कि ये तो अभी सिर्फ यहाँ पे सो रहा है। इधर इसी के साथ में हमें हानिउल को दिखाया जाता है जो कि सचमुच में सो ही रहा होता है। तभी मास्टर गैंगलियन से हंसते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ में इसे टेक डाउन नहीं कर सकते। तो गैंगलियन मास्टर से कहता है कि क्या आप जानते भी हैं कि अभी कंट्री के कितने ज्यादा गैंग्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं? खैर, आपको जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। साथ में फिर कुछ देर बाद हमें हानिउल को दिखाया जाता है जो कि उठते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मुझे कब नींद आ गई और मैं कब सो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस साउंड को सुनकर के ही मेरा पेट तो भर गया है। इसी के साथ में जब वो अपने मुंह में चिकन लेग पीस को देखता है और हैरान होते हुए कहता है कि तो ये खाने का साउंड मुझे मेरे पास से ही आ रहा था। और इसी के साथ वो उठते हुए कहता है कि ऐसा कब हुआ, आखिर मैं खाना कब खाने लग गया और क्या ये सब मैंने अकेले ही खा लिया? इसी के साथ में हानिउल जब सामने की ओर देखता है तो उसके सामने गैंगलियन ही खड़ा होता है और उससे कहता है, तो आखिर तुम उठ ही गए। पता भी है जब कोई सो रहा हो उसे खाना खिलाना ये कितना ज्यादा अनोइंग है। हानिउल भी कहता है कि क्या, मगर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे थे? ऐसे मैंने अपने चश्मे नहीं पहन रखे तो मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा कि आखिर तुम कौन हो। के साथ फिर हानिउल गौर से गैंगलियन को देखता है तो वो जल्दी से बड़ी तेजी से पीछे की ओर हट जाता है। हानिउल ने पहले ही सेंस कर लिया होता है कि गैंगलियन उसके ऊपर किक मारने वाला था। तो हानिउल उससे कहता है कि आखिर तुम अचानक से मुझे हिट क्यों करने वाले थे? गैंगलियन भी ये सुन कहता है कि क्या, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने बस अभी इसको किक मारने के बारे में सोचा था, तो आखिर इसके बारे में कैसे सेंस हो गया, तक कि ये तो अभी ढंग से देख भी नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी ये इस बारे में जान गया। मास्टर गैंगलियन को बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमको ढंग से नहीं देख पा रहा था। मास्टर की ये बात सुनकर तो गैंगलियन और हानिउल दोनों ही थोड़े कंफ्यूज हो गए होते हैं। मास्टर गैंगलियन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे टेक डाउन करके हरा नहीं सकते। ये सुनकर तो हानिउल भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। तभी गैंगलियन एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर ये सब क्या है, मगर अब तुम मरने वाले हो। तो ये सुन हानिउल मास्टर से कहता है कि मास्टर, ये पर्सन अचानक से मेरे ऊपर अटैक करना क्यों चाहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, इसलिए अब ये तुम्हें मौत की कगार तक हिट करता रहेगा। ये सुनकर तो हानिउल घबराते हुए कहता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का था? तो उसके फिर इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी हानिउल को सेंस होता है कि कोई बड़ी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। कहा जाता है कि गैंगलियन बड़ी तेजी से हानिउल के पास आकर के उसे एक पंच मारता है, जैसे कि हानिउल बड़ी ही मुश्किल से नीचे झुक करके डॉच कर लेता है। अगर अब क्योंकि वो इस सब में ट्रेन नहीं है इसलिए वो नीचे जाकर के गिरता है, जबकि गैंगलियन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स अगर मैं इस तरीके के पर्सन को भी नहीं हरा पाया तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मास्टर भी स्माइल करते हुए ये सब देख रहे होते हैं। तभी गैंगलियन थोड़ा हैरान होते हुए मास्टर को आवाज लगाता है। इधर हानिउल रोते हुए उठता है और मास्टर से कहता है, क्या प्लीज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं फाइट करना सीखने से पहले ही मारा जाता हूँ तो फिर इस सब का तो कोई फायदा ही नहीं है। इधर हानिउल को फिर से खड़ा होता हुआ देख करके तो गैंगलियन गुस्से में अपने मन में कहता है कि मैंने तो इसे अपनी फुल पावर के साथ हिट किया था, फिर आखिर ये बच्चा खड़ा कैसे हो गया? कह करके गैंगलियन हानिउल के ऊपर फिर से पंच मारने के लिए जाते हुए उससे कहता है कि आखिर तू फिर से खड़ा होने में कामयाब कैसे हो पाया? अपना कहते ही गैंगलियन हानिउल को एक जोरदार पंच मार करके नीचे जमीन में गिर देता है, फिर उसे एक जोरदार किक मारते हुए कहता है कि ये अभी काफी नहीं है। तभी जैसे ही हानिउल को वो किक लगती है हानिउल का मुंह सीधा नीचे जमीन पे जाकर के लगता है और हानिउल को इतना पीटने के बाद गैंगलियन भी काफी थक गया होता है और हांफते हुए कहता है कि क्या आखिर मुझे इसके ऊपर स्ट्राइक करने का सेंस क्यों नहीं हुआ? मेरी हर एक सिंगल हिट एकदम टारगेट पे थी। तो हानिउल फिर से उठ करके रोते हुए कहता है
क्या हम प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं ना, मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो गैंगलियन हानियल को फिर से उठता हुआ देख काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर ये फिर से कैसे उठ गया, जबकि मास्टर खुश होते हुए कहते हैं मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर वो अपना चश्मा उतार देता है तो तुम उसे टेक डाउन करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। गैंगलियन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो देखने में तो एकदम मंदबुद्धि लग रहा है। मास्टर आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसकी गोल्डन साइट। मास्टर की ये बात सुनकर तो गैंगलियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या गोल्डन साइट फिर से क्या? तो मास्टर बताते हैं कि जो लोग लड़ना जानते हैं वो कॉन्शियसली किसी के ऊपर अटैक करते समय एक सर्टेन स्पीड को रोक करके रखते हैं, क्योंकि अगर टारगेट सीधा आपकी ओर ही देख रहा है तो आपका मुक्का जिसमें कि आपकी पूरी ताकत लगी हुई है उस हिट को मुक्के मारने वाली मशीन की तरह आसानी से झेल नहीं पाएगा। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें आप अपने मूवमेंट्स को नहीं छुपा सकते। ये सब सुन करके तो गैंगलियन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जबकि मास्टर आगे कहते हैं कि ये मूवमेंट आपका कोर होता है, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी मांसपेशियों में भी हल्की सी मूवमेंट होती है तो भी ये आपकी कोर को मोड़ने के लिए थोड़ी प्रतिक्रिया करती है। तो गैंगलियन गुस्से में कहता है कि तो फिर आखिर इसका इस गोल्डन साइड या किसी और चीज से क्या संबंध है? तो मास्टर कहते हैं कि लोग दूसरे के मूवमेंट्स को देख पाने में असमर्थ हैं। इसका कारण ये है क्योंकि लोग अपने देखने पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उस कोर के अलावा आप बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं, इसलिए आप उसके मूवमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गैंगस्टर है जिसके के पास टैटूज हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी की बिल्कुल अलग ही स्माइल है, और या फिर उसके कोई फेक मूवमेंट्स हों, तो इस सब से ध्यान भटक जाता है। लेकिन उस बच्चे की नजर वो इनमें से कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन वो बॉडी की कोर मूवमेंट्स को निश्चित रूप से देख सकता है। गैंगलियन कहता है कि ओ तो तुमने इसलिए इसको गोल्डन साइट्स कहा है, जबकि इधर ये सब सुनकर के तो हमारे हानिल को फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो मास्टर से कहता है कि आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने ही मुझे अपना सैंड बैग बनाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी मूवमेंट्स या फिर ऐसी किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगाया था, और जब मैं आपके पास था तो आपने मेरी कोई आईसाइट टेस्ट भी नहीं किया, तो फिर आखिर आपको कैसे पता कि आखिर मेरी आंखों की रोशनी कितनी है? तो ये सुन मास्टर उसे उसका चश्मा दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे इस ग्लासेस को पहनने का ट्राई किया था, जबकि इधर गैंगलियन तो कहता है कि ये सब बिल्कुल ही नॉनसेंस है, सिर्फ चश्मे को देख करके ही कोई किसी की आईसाइट के बारे में कैसे पता लगा सकता है? मास्टर कहते हैं कि ओ ऑफ कोर्स मैं इस बारे में जानता हूँ। कहकर के मास्टर हानिल को चश्मे को ओर देखते हैं और फिर उसे पहन लेते हैं, और उन लोगों को बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास भी ये गोल्डन साइट है। ये सुनकर के तो गैंगलियन और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि रुको जरा, तुम कहना चाहते हो कि तुम अपनी इस देखने की पावर से कुछ भी डॉज कर सकते हो? मास्टर कहते हैं कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बच्चा कर सकता है। इसकी बॉडी किसी भी सडन मूवमेंट पर अपने आप रिएक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट सिक्स सेंस के मामले में एक सुपर ह्यूमन है। जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि ये नेचुरली तौर पर पैदाइशी एक फाइटर है। जबकि इधर हानिल तो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? मास्टर उससे कहते हैं कि हाँ प्रोबेबली तौर पर अगर डॉज करने की बात आती है तो कोई भी इस कंट्री में तुम्हारे बराबर का नहीं होगा। और गैंगलियन क्या तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हारे जितना तेज पर्सन भी होगा तो उसके पास 20% चांस भी नहीं होंगे कि वो इसे हिट भी कर सके। मास्टर की ये बात सुनकर तो गैंगलियन एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या? तो इसका मतलब मैं अगर इसे टेक डाउन कर देता हूँ तो इसका मतलब तो मैं इस कंट्री में किसी को भी हरा सकता हूँ ना? कहकर के गैंगलियन फिर हानिल से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था अब तुम मरोगे। जबकि ये देख हानिल घबराते हुए कहता है रुको रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक नेचुरली बोर्न फाइटर हूँ, मगर क्या तुम सीरियसली इसकी बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हो? लेकिन तभी मास्टर गैंगलियन को रोकते हुए कहते हैं रुको रुको, क्या तुम्हें पता है कि ये टाइम तुम्हारे स्पेयरिंग के लिए नहीं है? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके के लिए टाइम की वैल्यू एकदम गोल्ड की तरह है, तो इसलिए आज के लिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर की ये बात सुनकर तो अब हानिल की जान में थोड़ी जान आती है, मगर तभी गैंगलियन कहता है कि अगर मैं तुम्हें डबल पे करूँ तो ठीक रहेगा ना? तो ये सुनकर तो मास्टर भी उसके लिए ओके कर देते हैं। ये देख करके तो भाई हानिल के फिर से फट जाती है, और वो हैरान होते हुए कहता है कि फिर आखिर मेरे ओपिनियन के बारे में क्या कोई इस बारे में मुझसे नहीं पूछेगा? तभी दिखाया जाता है कि मास्टर की जिम में से काफी ज्यादा फाइट की आवाज आने लगती है, जिसके बाद हानिल हमें बताता है तो इसी तरह मेरी वेकेशन स्टार्ट हो गई और मैं लगातार उन छुट्टियों के दौरान कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय मार खाने के, और इस तरह एंड पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इसी तरह फिर मैं वापस स्कूल आ गया।
तो अब इस पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हानिउल बेहोश होते हुए कहता है आखिर ये क्या है, आखिर ये कंफर्टेबल सी फीलिंग क्या है, और आखिर मैं कहाँ हूँ, और ये ग्लासेस, आखिर ये अचानक से ग्लासेस मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। ग्लासेस ग्लासेस करते हुए हानिउल यूं ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अचानक से हड़बड़ाते हुए उठता है, जिसके बाद उसके शरीर से काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। उसकी घबराहट के मारे सांसें छूटने लगती हैं, और फिर वो कहता है कि आखिर वो क्या था, आखिर वो सपना क्या था। जिसके बाद जैसे ही वो अपने आसपास में देखता है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे इस तरीके से गली में क्यों सो रहा हूँ। मगर तभी वो अचानक से अपने सामने मास्टर को भी देखता है, जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। तो हानिउल उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पे अपने आप कैसे आ गया। मगर तभी मास्टर उससे कहते हैं कि आज तो तुम्हारा वापस से स्कूल जाने का पहला दिन है ना। तो ये याद करके हानिउल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वापस से तेजी से अपने स्कूल जाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। इसी वक्त वहाँ पे हारियू आती है और अपने अंकल को आवाज लगाती है। उससे कहती है कि आपने अभी कुछ टाइम पहले हानिउल को हिप्नोटाइज्ड किया था, आखिर वो सब क्या था। तो मास्टर उससे बताते हैं कि मैंने तो सिर्फ उसके इमोशंस को तोड़ करके उसे ट्रिगर किया था, जिन्हें कि वो तब से रोके हुए था। हारियू तो मास्टर की ये बात सुन काफी ज्यादा हैरान होते हुए उनसे कहती है कि क्या, आखिर आपने उसका क्या ट्रिगर किया। तो मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं कि उसके ग्लासेस। अब जब कभी भी वो अपने चश्मे यानी कि ग्लासेस को उतारा करेगा तब उस समय कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। इतना कहकर के मास्टर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद अगला सीन हमें वापस से स्कूल का दिखाया जाता है। वहीं पे कहीं हमें हानिउल को बैठा हुआ दिखाया जाता है, कि कहता है कि मेरे स्कूल के दोस्तों को मुझे देखने का तरीका अभी भी नहीं बदला है और मैं अभी भी एकदम बेकार हूँ, और मैं तो इस पूरे महीने में अभी तक उस लड़के को एक बार भी हिट करने में कामयाब नहीं हो पाया, और अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर तो फाइटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और तभी उसी वक्त हमें हानिउल के पास में किसी की परछाई को दिखाया जाता है, जो कि हानिउल की बात सुनते हुए उससे कहता है कि क्या कहा, फाइटिंग का टैलेंट। हानिउल तो उस लड़के को देख थोड़ा हैरान हो गया होता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि वही बुली होता है, जो कि डाइचुन के साथ मिलकर के उसकी मदद कर रहा था। तो वो बुली हंसते हुए हानिउल से कहता है, ओ तो लगता है कि हानिउल फाइट करने के बारे में सीख रहा है। तो क्या इसका मतलब तुम फाइट करना इसलिए सीख रहे हो ताकि तुम हमसे बाद में अपना बदला लेने की कोशिश कर सको। ठीक है फिर अब चलो थोड़ा तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। इतना कहकर के वो बुली बड़ी तेजी से हानिउल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हानिउल के पेट में एक जोरदार किक मारता है। इस वजह से हानिउल भी पीछे दीवार से जाकर के टकरा जाता है और उसे उस किक की वजह से काफी ज्यादा दर्द होता है। वो बुली हानिउल के पास आने के बाद उससे कहता है, हानिउल मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा अगर तुम हर बार हमें पैसे देते रहोगे और हमारे लिए ब्रेड लाते रहोगे। तो क्या मैं अब काफी ज्यादा अच्छा पर्सन नहीं हूँ? तो इसलिए अब तुम मुझे इसके लिए शुक्रिया कहो। अब इधर क्योंकि हानिउल कुछ भी नहीं कह रहा होता है तो वो बुली कृपी तरीके से हानिउल को देखते हुए कहता है, ओह लगता है कि तुम अभी भी ये करना नहीं चाहते हो। इतना कहकर के वो हानिउल को और भी ज्यादा पीटते हुए उससे कहता है कि बास्टर्ड मेरी बात मानो, तुम हमेशा मुझे मेरी ताकत का यूज करने पर मजबूर करते रहते हो, क्या तुम इससे थकते नहीं हो। इतना कहते ही वो हानिउल को और भी ज्यादा पीटने लगता है, मगर इस वजह से अचानक से हानिउल का चश्मा उतर करके गिर जाता है। तो ये देख करके वो बुली हंसते हुए कहता है कि अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारा ये चश्मा गिर करके टूटा नहीं होता। इतना कहने के बाद फिर वो बुलीज वहाँ से जाने लगते हैं और हानिउल से कहते जाते हैं कि अगले दिन तुम हमारी बात आराम से मान लेना और पिटने की कोशिश मत करना। इतना कह करके फिर वो बुली अपने लोगों से भी कहता है, चलो इसे पीटने के बाद अब मुझे सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा तलब हो रही है। जबकि दूसरी ओर हानिउल उठते हुए उन लोगों से कहता है कि ओए डाइचुन के चूजो तुम कुछ भूल रहे हो। तो वो बुली डाइचुन की ये बात सुन कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने ढंग से कुछ सुना नहीं। हानिउल कहता है कि तुम भूल गए वो कहाँ है, आखिर वो कमीना डाइचुन कहाँ है। इधर तो हानिउल को इस तरीके से कहता हुआ सुन करके सिर्फ वो बुली बल्कि बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि वो बुली अपने पीछे खड़े झाड़ू के झंडे को देखते हुए कहता है, ओह अब तो सभी लोग हमारी ओर ही देख रहे हैं। इतना कहकर के वो बुली उस झाड़ू के पास जाता है और उसके नीचे के हिस्से को तोड़ करके डंडे को अपने हाथ में ले लेता है। फिर उस डंडे से हानिउल को ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए उससे कहता है कि कमीने लगता है कि अब तू मरना चाहता है। इतना कहते ही वो बुली हानिउल के ऊपर उस डंडे से अटैक कर देता है, मगर तभी दिखाया जाता है कि वो डंडा हानिउल को लगने से पहले ही टूट गया होता है, क्योंकि उस डंडे के हानिउल के पास आने से पहले ही कोई उस डंडे को किक मार के तोड़ देता है। जो देख करके तो वो बुली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी हमें पता चलता है कि उस डंडे को किसी और ने नहीं बल्कि गैंगलियन ने तोड़ा होता है। इसके बाद गैंगलियन बड़े ही स्वैग में उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों से किसने कहा तुम लोग मेरी परमिशन के बिना ही मेरे सैंडबैग को छू सकते हो। जबकि वो बुली तो अभी भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो उस बुली के साथ ही उसे बताता है, मैंने सुना है कि कोई यहाँ पे नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। ये सुनकर के तो वो बुली
गुस्से में गैंगलियन से कहता है तू कमीने क्रेजी बास्टर्ड अभी अभी ट्रांसफर होकर के आया है और ये सब कर रहा है। गैंगलियन भी फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे कहता है अगर तू यहाँ पे कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा फिर तो तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। वो बोली तो गैंगलियन की ये बात सुनकर के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में गैंगलियन को मारने के लिए अपने पास से चाकू निकाल लेता है और उससे कहता है कि कमीने तुझे क्या लगता है कि तू जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता है। ना कह करके वो बोली अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी वहाँ पे अचानक से उस स्कूल के टीचर आ जाते हैं और उन सभी लोगों को इस तरीके से देख करके चिल्लाते हुए उन लोगों से कहते हैं हे तुम लोग आखिर वहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। टीचर को वहाँ देख वो बोली एक्टिंग करते हुए कहता है सर हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, असल ये ट्रांसफर स्टूडेंट मुझसे स्कूल देखने के बारे में कह रहा था। फिर वो गैंगलियन से कहता है कि तो चलो अब अगली जगह हम स्कूल की जिम देखने के लिए चलते हैं। इसके साथ ही फिर वो गैंगलियन के कानों में कहता है क्यों ना इस सब को हम लोग अगले दिन खत्म करते हैं। दूसरी ओर वो टीचर वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहता जाता है कि वापस से स्कूल आने के पहले दिन ही तुम लोग किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना कहते ही वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं जबकि वो बुली भी वहाँ से जाते हुए हानिल से कहता जाता है स्कूल के बाद मुझसे मिलने के लिए उस अबंडेंट बिल्डिंग में आना और तुम्हारी इच्छा के अनुसार कैंग डाइचुन तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। तब इसी के साथ यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें मास्टर और डाइचुन का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि गैंगलियन हानिल का इंतजार करते हुए मास्टर से कहता है कि क्या चल रहा है, आखिर वो सैंडबैग यहाँ पे आने में इतना लेट क्यों हो गया। मास्टर भी उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, अगर ये खुद ही उससे क्यों नहीं मिलाते। तो अब तभी गैंगलियन मास्टर से कहता है कि मैं क्या पागल हूँ, स्कूल में वहाँ पे वो टीचर नहीं आया होता तो उसकी वजह से मैं खुद को फाइट करने से नहीं रोक पाता। अगर अब भी मैं बाहर जाकर के फाइट लड़ता हूँ तो फिर तो मैं कभी भी टीनेजर मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि मगर मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो गैंगलियन भी मास्टर से कहता है ओ आखिर कब से आपको एक ऐसा डिसाइपल मिल गया जिसके लिए आप इतना ज्यादा चिंतित होने लग गए। तो मास्टर कहते हैं कि मैं हानिल के लिए परेशान नहीं हो रहा। तो गैंगलियन मास्टर से पूछता है कि आपके आखिर कहने का क्या मतलब है। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हानिल सचमुच में तुम्हें एक बार भी हिट नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने एक दिन में कई बार उसे मल्टीपल काउंटर करते हुए देखा है, वो तो बस उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा था। तो फिर बताओ आखिर वो उनमें अपनी ताकत को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था। गैंगलियन कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। तो मास्टर उसे बताते हैं कि नहीं ये वो रीजन नहीं है, तुम हर बार इस जिम में अपनी कार से आया करते थे जबकि वो हर रोज खुद चढ़ करके इस जिम में आया करता था और जब कभी भी तुम बेतहाशा अपने अपोनेंट पर हमला करते रहते तो उसे हर दिन खुद को परखने के लिए अपनी लिमिट्स को पार करना पड़ता और उसका सिर्फ तुम्हें हिट ना करने का कारण तो ये है क्योंकि बस वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होता और वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्गर बनने के इरादे से काम नहीं करता, बल्कि वो तो एक इस तरीके का पर्सन है जो कि बिना एंगर के ठीक से लड़ नहीं सकता। बस इतना ही, उसकी इंस्टिंक्ट ही उसे खुद से चलाती है। सीधे तौर पर कहूँ तो जब वो शांत होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद तो गैंगलियन भी गुस्से में उनसे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब वो गुस्से में होगा तो तब वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो मास्टर कहते हैं कि ओ ऑफ कोर्स उसके पास भले ही तुम्हारी जितनी बेसिक पावर्स नहीं है लेकिन फाइटिंग रिंग के बाहर ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि मुक्के की जगह पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है तो मैं इतना तो पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो तब उन सड़क के गुंडों से बड़ी ही आसानी से निपट सकता है और फिर चाहे इस सड़क के कितने ही गुंडे क्यों ना आ जाएं। इसलिए तो मैं अब उन लोगों की चिंता कर रहा हूँ जो कि अब हानिल को फेस करने वाले हैं। तो अब मास्टर के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा अगला सीन अबंडेंट बिल्डिंग का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि उन लोगों ने हानिल से मिलने के लिए हानिल को बुलाया होता है और हमें हानिल को भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के ही पीछे पीछे आ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर मुझे इन लोगों से डर क्यों नहीं लग रहा और अब जब मैं इन लोगों के पीछे पीछे आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक को मार डालूंगा। लेकिन हर बार जब कभी भी मुझे ऐसा फील होता है, हानिल ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बुली हानिल से कहता है कि हम लोग यहाँ पे आ गए, अंदर जाओ, डाइचुन तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा है। तो अब उस बुली के इतना कहते ही हमें हानिल की ओर दिखाया जाता है जो कि उस गेट के सामने खड़े होते हुए अपने सामने की ओर देखता है। तो उसके सामने कई सारे लोग अपने अपने हाथों में वेपन्स लेकर के हानिल को मारने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े होते हैं क्योंकि वो मेन वाला बुली लड़का तो दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख करके तो हानिल एकदम बैडएस तरीके से कहता है हर बार जब भी कभी मैं इस तरीके की सिचुएशन में होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील होता है और अब गैंग डाइचुन मेरे सामने है जो कि उन सभी लोगों के पीछे खड़ा है। तो दूसरी ओर वो लड़की हानिल को देख रोते हुए उससे अपनी मदद की पुकार लगा रही होती है जिसके ऊपर तो तब हानिल की नजर पड़ती है। तो तभी उसे श्योंग की भी याद आती है, वो भी इसी तरीके से फंसी हुई हानिल को आवाज लगा रही थी। इधर तो वो सभी लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं देखो तो जरा ये लड़की तो उस बच्चे से मदद के लिए कह रही है, तुम बेवकूफ कुतिया, कम से कम तुम्हें मदद मांगने से पहले उस लड़के के बारे में पता तो कर लेना चाहिए। मेरा मतलब है आखिर तुम मुझसे
उस हारे हुए लड़के से मदद के बारे में पूछ ही कैसे सकती हो। इतना कहकर के वो लड़का उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी अगले ही पल हानिल बड़ी तेजी से आकर के उस बुली के फेस पे एक जोरदार किक मारता है। इसको खाते ही उस लड़के के तो सारे दांत ही टूट गए होते हैं। काफी ज्यादा जख्मी होते हुए घूमते हुए पीछे की ओर गिरता है। अचानक से अपने सामने इस तरीके के नजारे को देख तो बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। हानिल तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि डाइचुन कमीने मेरे सामने आ। हानिल को ये सब करता हुआ देख वो येलो बाल वाला बुली भी कहता है जल्दी से अभी के अभी इस कमीने बास्टर्ड को मार डालो। इतने ऑर्डर सुनते ही वो सभी लोग हानिल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हानिल के साइड में कुछ ईंटें रखी होती हैं। तभी उनमें से एक ईंट को हानिल उठा लेता है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ करके उनमें से एक बंदे के मुंह को ईंट से फोड़ डालता है, जबकि दूसरा वाला अभी भी हानिल के सिर के ऊपर अपने डंडे से अटैक करता है। वो डंडा जैसे ही हानिल के सिर से हिट होता है तो वो टूट जाता है। इस वजह से हानिल के सिर से भी काफी ज्यादा खून बहने लगता है। फिर भी हानिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम बीस्ट की तरह उस बंदे की ओर घूर करके देखता है और उसके मुंह पे भी उस ईंट को दे मारता है। वैसे उस दूसरे बंदे के मुंह का तो एकदम कचुम्बर बन जाता है। तभी उन दोनों के बीच में तीसरा ऊपर से हानिल को ऊपर बोतल से अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार हानिल पहले ही अपनी ईंट फेंक करके उसकी बोतल को फोड़ डालता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस बंदे के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जो खाते ही वो बंदा दूर दूसरे बंदे के ऊपर जाकर के गिरता है। कि तभी वो बुली अपना चाकू निकालते हुए हानिल से कहता है सन ऑफ विच, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। और तभी पलक चपकते ही हानिल बड़ी तेजी से उसके सामने आ जाता है और उसकी छाती में एक जोरदार किक मार के उसे भी पूरी तरीके से नॉकआउट कर देता है। कि हानिल को इस तरीके से सभी लोगों को पीटता हुआ देख करके बाकी के लोग तो घबराते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर अब इसके साथ क्या हो रहा है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये हम सभी को मार मार के हमारी हालत खराब कर देगा। सब कह करके वो सभी लोग हानिल से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हानिल की नजर तो सीट पर बैठे उस बंदे यानी कि डाइचुन के ऊपर होती है। देख करके हानिल गुस्से में अपनी मुट्ठी बीसते हुए कहता है कि कैंग डाइचुन, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। इतना कहकर के हानिल एकदम बीस्ट की तरह डाइचुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पंच मार पाता उससे पहले ही वो अपने सामने बैठे उस बंदे को देखता है तो वो उसे देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो बंदा डाइचुन नहीं बल्कि टाइशिक होता है। तो टाइशिक हानिल को इस तरीके से देख रोते हुए हानिल से कहता है कि हानिल प्लीज मुझे छोड़ दो। हानिल हैरान होते हुए उससे कहता है कि टाइशिक आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। टाइशिक उन्हें बताता है कि उन सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि जब वो सभी लोग तुम्हें पीटेंगे तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं। मैं तो सिर्फ उनके डर के मारे उनकी सारी बातें मान रहा था, इसलिए प्लीज प्लीज हानिल मुझे छोड़ दो। इधर टाइशिक की बात सुन हानिल तो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पंच को आगे बढ़ाता है और गुस्से में उसके सामने उस पंच को टेबल पर दे मारता है। टाइशिक से पूछता है कि आखिर कैंग डाइचुन कहाँ है। वक्त येलो बाल वाला बुली खांसते हुए उठता है, जो देख करके तो हानिल जल्दी से उसकी ओर मुड़ता है। उससे पूछता है कि मुझे बता आखिर वो कमीना कैंग डाइचुन कहाँ है। तो ये सुन वो बुली भी घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके कुछ भी ना बताने की वजह से डाइचुन वापस से अपनी उस ईंट की ओर देखता है और उस ईंट को अपने हाथ में वापस से लेकर के बुली की छाती पे अपना पैर रखते हुए उससे कहता है मैंने तुझसे पूछा कि आखिर वो कहाँ है। तो वो बुली घबराते हुए कहता है कि आखिर मुझे उसके बारे में कैसे पता हो सकता है और क्या तुझे नहीं पता कि उसने पहले ही स्कूल को छोड़ दिया है। इधर हानिल तो उसकी एक बात ना सुनते हुए उसके ऊपर अपनी ईंट से अटैक करते हुए उससे कहता है कि मुझे सच बता आखिर वो कमीना कहाँ है। इतना कहते ही जैसे ही हानिल उसके ऊपर अपनी ईंट से अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे गैंगलियन आते ही उनके हाथ से अपनी किक मार करके उसकी ईंट को दूर फेंक देता है। हानिल से कहता है कि शांत हो जा मेरे सैंड बैग। इधर हमारा हानिल तो गुस्से में उससे कहता है अगर तू भी इस सब में इंटरफेयर करेगा तो तू भी मारा जाएगा। और हानिल के इतना कहते ही बड़ी तेजी से हानिल के एक जोरदार पंच मारता है, साथ ही उसे एक जोरदार किक मार के दूर कर देता है और फिर हानिल की छाती पे अपना पैर रखते हुए उससे कहता है कि कमीने क्या मैंने तुझसे शांत होने के लिए नहीं कहा। हानिल उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। गैंगलियन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं कैंग डाइचुन के बारे में जानता हूँ। जान करके हानिल बड़ी तेजी से खड़े होते उससे पूछता है क्या तू उसके बारे में जानता है तो मुझे बता कि आखिर वो कहाँ है या फिर मुझे तुझसे पूछने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना कह करके हानिल पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैंगलियन भी एक्साइटमेंट में अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि आखिर तू मुझे कितना ज्यादा फोर्स करता है। इतना कहते ही वो दोनों लोग अपने अपने पंच से पंच टकराने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे बड़ी तेजी से उन लोगों के बीच में मास्टर आ जाते हैं। उन दोनों के ही पंचेस को बड़ी स्टाइल से अपने एक एक हाथ से रोक देते हैं और एकदम स्वैग में उन लोगों के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं और फिर हानिल को बताते हैं कि कैंग डाइचुन की करंट लोकेशन अभी इस समय ग्रेटेस्ट टीनेजर मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में है। तो इधर हानिल पूछता है कि आपका क्या मतलब है कि कैंग डाइचुन
टूर्नामेंट में है। इतना कहते ही हमें हानियुल की ओर दिखाया जाता है जो कि इस सब फाइट की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वहीं पे बेहोश होकर के नीचे जमीन पर गिरने लगता है। मगर उससे पहले ही मास्टर उसे बचा लेते हैं और उसे अपनी गोद में लिटा लेते हैं। तो तभी डाइचुन मास्टर से पूछता है कि ये अभी तक नहीं मरा, मैंने सही कहा ना? मास्टर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद में ये बस काफी ज्यादा थक गया है और अभी ये बस सिर्फ सो रहा है। अब तो मास्टर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन वापस से मास्टर के वुमेन सेल्फ डिफेंस जिम का दिखाया जाता है कि मास्टर के पास में हानियुल को देखने के लिए ली हारियू भी आई होती है। तभी मास्टर हंसते हुए हारियू से कहते हैं डेफिनेटली ये सोने में भी एकदम स्लीपिंग मास्टर है। इधर हारियू हानियुल के लिए परेशान होते हुए कहती है क्या ये सचमुच में ठीक है? मास्टर कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने भी कहा था चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हानियुल में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? कि ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तुम उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से घूमती हो, इवन कि तुमने उसके लिए अपना स्कूल ट्रांसफर करके उसके ही सेम स्कूल में आ गई। खासकर तुमने जो कुछ भी कहा कि अकेले रहना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके एक खाली दिमाग वाले मूर्ख के साथ रहना जिसके पास दुख के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम्हें ये बात याद है? तो हारियू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरी सोच बदल गई है, मगर जब पहली बार मैंने हानियुल को देखा तब मैं 8th ग्रेड में थी और मैं अपने रास्ते से जा रही थी। उस समय नदी काफी ज्यादा तेजी से बह रही थी क्योंकि उससे एक दिन पहले काफी जोरों की बारिश हुई थी। मगर तब भी उस दिन उस नदी में एक लड़की कूद गई, लेकिन उस समय मैं नदी से ऊपर ब्रिज के ऊपर थी और तब उस समय मैं लोगों से मदद पुकारने के समय और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो बाकी के लोग भी देखने के बाद कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल के लिए पुकार रहे थे। मगर तभी उस क्रूशियल मूवमेंट पर कोई वहाँ खड़ा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस खतरनाक नदी में उस लड़की को बचाने के लिए छलांग लगा दी। मगर तभी उसके बाद में मुझे पता चला उस लड़के को यहाँ तक स्विम करना भी नहीं आता था और फिर भी वो उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तभी उस पल से मैं उस लड़की के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। वो उन सभी आदमियों में से बिल्कुल अलग था जिनको ये मैं जानती थी। अब हारियू की ये सारी बातें सुनने के बाद में मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा होता है इसने अपने इंस्टिंक्ट्स के बेस पर ही ये सब किया होगा। लेकिन अब तुमने चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना दी हैं। मेरा मतलब मुझे इसे ट्रेंड करने की जरूरत थी ताकि मैं इसको टूर्नामेंट जितवा करके पैसा जीत सकूं। अगर अब मैं तुम्हारे अंकल होने के नाते एक नाइस पर्सन के तौर पे सोचूं तो मेरी अपनी भतीजी को इस लड़के के ऊपर क्रश हो गया है, तो अब मेरे लिए इसके ऊपर ज्यादा सख्त होना मुश्किल हो जाएगा। तो मास्टर की ये बात सुनने के बाद तो हारियू शर्माते हुए उनसे कहती है नहीं, ये सच नहीं है, मैंने तो बस इतना कहा कि मैं इसे लेकर के बस थोड़ी क्यूरियस हूँ। अब तो मास्टर कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। सुन करके तो हारियू की भी जान में थोड़ी जान आती है। तभी मास्टर आगे कहते हैं कि बाय द वे, जैसा कि तुमने मुझसे कहा, मैंने इसको बता दिया है कि कैंग डाइचुन टूर्नामेंट में चला गया है। आखिर ये उस लड़के को लेकर के इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड, इतना ज्यादा पागल क्यों है? तो हारियू ने बता दिया है कि मुझे इसके बारे में पक्का तो नहीं पता है, मगर लेकिन एक लड़की थी जो कि हानियुल के काफी ज्यादा क्लोज थी। एक दिन के बाद से उसने स्कूल को स्किप कर दिया। उसी सेम दिन डाइचुन ने भी स्कूल को छोड़ दिया था। तो मास्टर हारियू से पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसने कि उस दिन ब्रिज के नीचे नदी में छलांग लगाई थी? एक तरफ मास्टर ये सब पूछ रहे होते हैं जबकि दूसरी ओर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें एक मार्केट का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि इतने दिनों के बाद में हमें श्योंग को भी दिखाया जाता है, अपने हाथ में एक बैग लेकर के मार्केट में चल रही होती है। उसने अपनी अपीयरेंस को भी काफी ज्यादा चेंज कर लिया होता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है जब वो सामने की ओर नीचे देखते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी अगले ही पल वो अपने सामने खड़े बंदे के साथ टकरा जाती है। इस वजह से वो टकरा करके नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके एप्पल्स भी गिर जाते हैं। अगर उसके सामने का वो बंदा जिससे कि वो टकराई होती है वो काफी ज्यादा गुस्सैल और गैंगस्टर टाइप का एक बंदा होता है जो कि श्योंग को गालियां देते हुए उससे कहता है कमीनी, आखिर तू इस तरीके से कहाँ चली जा रही है? अगर इधर श्योंग उसे बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एप्पल्स को ही उठा रही होती है, तो देख करके वो बंदा गुस्से में श्योंग से कहता है कि क्या तू मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है? ना कह करके वो श्योंग के कॉलर से उसको पकड़ लेता है और उससे आगे कहता है लगता है कि मुझे तुझे कुछ लेसन सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर कॉलर पकड़ने होने के बावजूद भी श्योंग आगे कुछ नहीं कहती, वो बस खामोश ही बैठी होती है। तो देख करके तो वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कमीनी, अब तू मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। मुझे लगता है कि अब जब मैं तुझे पीटूंगा तभी तुझे थोड़ा सेंस आएगा। ना कह करके वो बंदा श्योंग को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही लगता है, तभी कोई बीच में ही उसके हाथ को पकड़ करके रोक देता है। देख करके वो आदमी गुस्से में उससे कहता है कि अब आखिर तू यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब तभी इसी के साथ में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि हमारा गैंगलियन होता है। गैंगलियन भी उस बंदे से कहता है कि क्या तू सचमुच में अपने आप को एक आदमी कहता है जबकि तू एक लेडी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है? तो गैंगलियन की बात सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है और गैंगलियन के ऊपर अपना एक पंच मारता है और गैंगलियन बड़े ही आसानी से उसके पंच को डॉच करके उसके हाथ को पकड़ते हुए पहले उसके पैर में एक किक मारता है, उसके बाद उसे वो 360 घुमा करके पीछे दीवार में जाकर के पटक देता है। वहीं पे वो बंदा एक ही शॉट में नॉकआउट हो जाता है। देख करके उस बंदे के साथ ही चिंता करते
दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि हे जल्दी से उठो, और उस बंदे को अपने साथ ले जाते हुए गैंगलियन से कहते जाते हैं तुम बस इंतजार करो, अब तुम मरोगे। और गैंगलियन को तो इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़कर के श्योंग से कहता है कहीं तुम जख्मी तो नहीं हो गई। एनीवेज मुझे शुक्रिया करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। श्योंग तो गैंगलियन की भी बात का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप सिर्फ अपने एप्पल्स को ही जमीन से उठा रही होती है। गैंगलियन उसके खड़े होने में मदद करते हुए उससे कहता है कि तुम सचमुच में ज्यादा कुछ नहीं बोलती, और क्या तुम खड़ी हो सकती हो? कह करके गैंगलियन का हाथ पकड़ करके उसे खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी श्योंग उसके हाथ को झटकते हुए सीरियस तरीके से उसे देखते हुए उससे कहती है कि गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। इतना कह करके श्योंग उठती है और वापस अपने रास्ते जाने लगती है। श्योंग के इस तरीके की लुक्स और उसकी इस तरीके के एटीट्यूड को देख करके गैंगलियन तो काफी ज्यादा हैरानी से उसे ही देख रहा होता है, और इसी झलक के साथ में उसे श्योंग से प्यार हो गया होता है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अभी का भी इसका अगला पार्ट देखना है तो मैंने उस पार्ट को ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया है। आप लोग डायरेक्टली उस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।